Hello everyone, myself Mr. Naveen Matra. Today I discuss modern physics, class 12th physics है ना। आज हम लोग इस वीडियो में, इस लेक्चर में 12th फिजिक्स का जो मेजर पार्ट है मॉडर्न फिजिक्स, आज हम उससे डिटेल में डिस्कस करेंगे। वन शॉर्ट वीडियो रहेगा, इसमें आपको टोटल 4th चैप्टर पढ़ने होंगे और मैं एक ही वीडियो में प्रॉपर ढंग से डिटेल में बोर्ड प्लस जेई प्लस नीट के लिए डिटेल में एक कंप्लीट वीडियो में इस लेक्चर में क्या कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा। उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, है ना। बस मैं जो बोलूं उस बात को आपको ध्यान रखना है, अटल रहना है और सही से प्रिपेयर करना है। एक सेकंड दोस्त, है ना, तो आपको मज़ा आएंगी, है ना। बहुत ही आसान है और डिटेल्स दम जेई मेन में कम से कम 4 क्वेश्चन के आसपास आएंगे मॉडर्न फिजिक्स से। 4 या 5 6 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नीट में भी आ सकते हैं 6 और भाई बोर्ड में तो आता ही है ना। तो आप सबसे वजह सारे बच्चे हेडिंग मारें, आप सारी बच्चे हेडिंग मारिए मॉडर्न फिजिक्स। बहुत ही आसान है, क्लास 12th के लिए हम पढ़ेंगे दोस्त, ठीक है। हम पढ़ेंगे क्लास 12th के लिए। कौन सा है, कहाँ पढ़नी है, तो ये हमें 12th में पढ़नी है। 12th फिजिक्स पढ़नी है, फिजिक्स 12th क्लास में पढ़नी है ना। तो इस चैप्टर में आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न फिजिक्स के बारे में और इसमें क्या क्या पढ़नी है तो तुम ध्यान समझना है। पहला है एटॉमिक फिजिक्स, फर्स्ट पार्ट हम ये पढ़ाएंगे। उसके बाद ड्यूअल नेचर एंड रेडिएशंस, या इसी को तुम बोल सकते हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये वीडियो आपको प्रॉपर रिकॉर्डेड में मिलेंगे, है ना। उसके बाद आप न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ोगे। उसके बाद आप सेमीकंडक्टर पढ़ोगे। तो इस तरह से ये मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे उससे रिलेटेड मैंने आपको इस लेक्चर में ठीक से डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ सही से पढ़नी है, हमारी बातों को समझनी है आपको। बहुत ही भाई आसान है ना। तुम बस हमारी बात को फॉलो करेगा ना, तुम्हारा यार IIT नीट में रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। देखो, और ये जो है भाई, आपको हम बोर्ड, चाहे आप CBSE की एग्ज़ाम दे रहे हो या BSCV की एग्ज़ाम दे रहे हो या कोई भी बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हो, आप जेई मेन की एग्ज़ाम दे रहे हो भाई, प्लस में नीट का एग्ज़ाम तुम दे रहे हो, तो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इस लेक्चर में, इस लेक्चर्स के बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है दोस्त। तो मैं बस जितना बताऊं आपको उसको फॉलो करना है और सही से पढ़ना है तुम्हें, है ना, ठीक है। और सारे बच्चे जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं जहानाबाद में, न्यू 12th का बैच स्टार्ट हो चुका है, तो आप वहां जाकर पढ़ सकते हैं, है ना। और ऑनलाइन क्लास के लिए आप फ्लैश अटेम्प्ट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आप यहाँ आराम से आप ऑनलाइन बहुत ढंग से आप पढ़ सकते हो। कुछ दिन में तुम्हें CSET का वीडियो मिलेगा, BPSC का वीडियो मिलेगा। थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा, जिसके कारण मैं लेक्चर नहीं अपलोड कर पा रहा। तो बहुत जल्द ही आपको BPSC का साइंस मिलेगा देखने को मेरे द्वारा, CSET मिलेगा, UPSC के लिए ऑल सब्जेक्ट मैं आपको बताऊंगा, है ना। बड़ा ढंग समझेंगे। अभी हम IIT बोर्ड के लिए करते हैं ना। तो सारे बच्चे ध्यान देंगे मॉडर्न फिजिक्स। इस मॉडर्न फिजिक्स में एक कहाँ पढ़नी है, तो 12th में पढ़नी है सर। पहला चैप्टर क्या पढ़नी है, एटॉमिक फिजिक्स। आपको हम जो फर्स्ट पढ़ाएंगे वो क्या पढ़ाएंगे, क्या डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा 11th क्लास में, सेम ऐसा ही है, सारा मैच करता है ना। तो एटॉमिक फिजिक्स। उसके बाद ड्यूअल नेचर पढ़ेंगे हम, उसी को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। थर्ड है न्यूक्लियर फिजिक्स, फोर्थ है हमारा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में मैक्सिमम थ्योरी है। तो इस तरह से मैंने आपको पहले चैप्टर को डिस्कस किया, किस में क्या पढ़ेंगे। सारे बच्चे अब हेडिंग मारे अपने कॉपी में एटॉमिक फिजिक्स। आप सारे बच्चे अपने अपने कॉपी में एटॉमिक फिजिक्स हेडिंग मारेंगे।
सारे बच्चे अपने अपने कॉपी में ठीक से हेडिंग मारिए। एटॉमिक फिजिक्स है ना, कितना मिनट हुआ है अभी? 6 मिनट। तो हम शुरू करते हैं। आप सभी बच्चे हेडिंग मार चुके होंगे एटॉमिक फिजिक्स को, तो पेज पीडीएफ बना लिया? चलो बना लेता है। सारे बच्चे एटॉमिक फिजिक्स एटॉमिक फिजिक्स एकदम हेडिंग मारेगा, ठीक है? बहुत है, आराम से हम पढ़ेंगे दोस्त। सारे बच्चे क्या आप सभी बच्चे एटॉमिक फिजिक्स आपने हेडिंग मारा? अब हम इसमें डिस्कस करेंगे एटॉमिक फिजिक्स में क्या क्या पढ़नी है, बड़ा आराम से आप लोग समझिएगा। ये वीडियो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा। चलो पहला जो है भाई हम क्या पढ़ेंगे सर? तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल के बारे में। या इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एक्सपेरिमेंट फर्स्ट हम ये पढ़ेंगे, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइए हम डिस्कस करते हैं। एक सेकेंड, इस किस चैप्टर के बारे में हम, क्या हो गया है ना, इस चैप्टर में हम डिस्कस करते हैं रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग, या बोस रदरफोर्ड मॉडल बोलो, या कोई दिक्कत नहीं है, या ऐसे बोलो रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग, ऐसे भी तुम बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है? आप सबसे पहले सारे बच्चे बताएं, जो अल्फा पार्टिकल जो दिखता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? क्या यह हीलियम को रिप्रेजेंट करता है? हीलियम का एटॉमिक नंबर 4 और 5, क्या ये सब? एक सेकेंड रुक जाओ। ये जो हीलियम है इसका ठीक से लिख देते हैं सर। जो इसका एटॉमिक नंबर होता है 2, ये क्या है भाई? एटॉमिक नंबर होता है। और सर इसका जो 4 होता है या एटॉमिक मास होता है। क्या आपको ये पता होगा कि सर हम हीलियम को अल्फा पार्टिकल भी बोलते हैं सर, यानी कि जो हीलियम का एटॉमिक नंबर है उस वह अल्फा पार्टिकल का होगा, जो इसका मास है सेम प्रोसेस वो होगा। क्या आपको यह पॉइंट पता होगा? अब हम ये प्रूव करेंगे, इसके बारे में जानेंगे बहुत ही ध्यान से। एक सेकेंड, इसमें क्या करना है कि सर दो हम पार्टिकल्स को लेंगे। फर्स्ट हमारा जो पार्टिकल है ऐसा है कुछ, ये सर स्पीड से जा रहा है। क्या आपको ध्यान समझना है बच्चों? एक और पार्टिकल है हमारा, क्या आपको यह फिगर ध्यान से समझ में आ रहा है? अब जो फर्स्ट जो पार्टिकल है उसको हमने Z1 माना, नहीं दिख रहा है। फर्स्ट जो है उसको हमने क्या माना है? Z1। सर इसका जो है एटॉमिक क्या हमने माना है? Z1 को हमने क्या माना है? 2e। सेम प्रोसेस है सर, ये Z2 है, इसको हमने माना है Ze। और सबका अपना अपना होता है एटॉमिक नंबर, अपना अपना चार्ज, है ना? तो उसी तरह हमने दो पार्टिकल को लिया है, दोनों हमने लिखा है। उसके बाद हमने क्या किया कि एक बीच में एक और ऑब्जेक्ट बना दिया गया है। क्या अब ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ये रेस्ट में है भाई, यानी कि सर इसका वेलोसिटी 0 है और ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है r0 है। अभी जो r0 है इसी को हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। दम आराम से, दम फिगर क्या आपको समझ में आई है? दम आराम से समझना है। अब
एक सेकेंड, एकदम आराम से एकदम फिगर बना बना के बनाते हैं सर। जो ये अल्फा जो ए है, एक सेकेंड सर, इसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल। इसी को सर हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। हमने क्या माना? इसका नाम। अल्फा पार्टिकल को हम सेकेंड नाम क्या बोल सकते हैं सर? प्रोजेक्टाइल। अल्फा पार्टिकल को हम प्रोजेक्टाइल भी कह सकते हैं। जो सेकेंड है सर हमारा यहां पे है, इसको सर हमने नाम रखा न्यूक्लियस। इसको हम सर क्या बोल सकते हैं? टारगेट। एकदम आराम से, एकदम मस्ती से समझ समझ के पढ़ना है। क्या आपको यह फिगर समझ में आया? किससे हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, किससे हम टारगेट बोलते हैं, क्या हम किसे क्या बोलते हैं? अब आपने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा होगा। अच्छा एक बात बताओ, आपने 11th क्लास में वर्क पावर एनर्जी पढ़ा होगा कि सर कहीं पे अगर काइनेटिक एनर्जी लो है तो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी हाई होता है, या पोटेंशियल एनर्जी अगर वहाँ लो है तो काइनेटिक एनर्जी हाई होता है। क्या आपने पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। अगला पेज सर, आपने ये पढ़ा है कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या आपने पढ़ा है? और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। क्या आपने पढ़ा है? अब बताओ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? के Q1 Q2 बाई आर। ऐसा पता है ना यार? के Q1 Q2 बाई आर। और सर हमने Q1 को माना है Z1, इसको माना है Z2, सर इसको हमने माना है 2E, इसको माना है हमने ZE। क्या आपको पॉइंट समझ में आया दोस्त? और K को क्या लिख सकता है? K को सर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो सेम प्रोसेस तुम लिख सकता है 1/mv स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2E इंटू ZE अपॉन R नोट। R नोट समझ में आया? R नोट हमारे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। Z क्या है भाई? तो सर Z हमारा एटॉमिक नंबर है। अब यहां पे क्या होगा दोस्त? अब तुम ध्यान से समझना है। यहां पे अब क्या करेंगे तुम बताओ? सर इसको ऐसे तुम लिख सकता है भाई, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2ZE स्क्वायर बाई R नोट। अब तुम्हें यहां से R नोट फाइंड करना है तो क्या करेगा? इधर वाले को उधर करेगा। अब तुमको इधर को इधर करना है, इधर को इधर करना है, तो तुम बाबू कर सकते हो। R नोट को इधर कर दो। एक मिनट सुनो, एक कैंसिल तो कर सकते हो ना? एक सेकंड तुम जूम करो, एक सेकंड रुक जाओ। देखो हम क्या कर रहे हैं, पेन चेंज करो। एक बताओ, क्या यह 2 से ए कैंसिल हो जाएगा और 2 से ए कैंसिल हो जाएगा, है ना? तो आप यहाँ पे आप कर सकते हो डायरेक्ट। तो अब बताओ यहाँ पे सर यहाँ पे R नोट हो जाएगा 1/पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू mv स्क्वायर इंटू ZE स्क्वायर। तो R नोट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ZE स्क्वायर। क्या आपको ये सब पॉइंट समझ में आ रहा है दोस्त? 2E कैंसिल कर दो, कोई मतलब है नहीं, है ना? हमें लगता है कि तुम बाकी कैंसिल कर लो यार। R नोट को उधर कर लो, हाफ mv स्क्वायर। हमें लगता है ना कि तुम इसको यहीं तक रन दो, बाकी अपना निकालना होगा तो आराम से कैलकुलेशन कर सकते हो, है ना? क्या इतना दिमाग लगाएगा? यही तुम्हारा सिंपल सी बात है। तुम इसको ऐसे ही रहने दो, सिंपल सी बात। तुम सॉल्व कर लेना आराम से। हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2ZE स्क्वायर बाई R नॉट। यहाँ से तुम R नोट फाइंड कर लेना। इसी को बोलते हैं हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसी को बोलते हैं हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो इस तरह से तुम्हें फाइंड करना होगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तुम इस तरह से फाइंड कर सकते हो। क्या आपको मेरी बात समझ में आया दोस्त?
अब आप एक बात बताओ, अब आप हमें एक बात बताइए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना होता है, और एन डायरेक्टली क्या आपने यह पढ़ा है? क्या आपने यह फॉर्मूला पढ़ा है? एन डायरेक्टली कॉसेक 4 थीटा, नंबर ऑफ अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल। ये देखिए, आप इसको बोल सकते हो सर नंबर ऑफ अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल। हाँ, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 के पावर माइनस 19 वोल्ट। तो आप इस तरह से तो इस तरह से तुम फार्मूला फाइंड कर सकते हो। अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, जूल में दिया रहेगा, तो आप इस तरह से आप कंबाइन कर सकते हो। एन डायरेक्टली कॉसेक 4 थीटा, आप ये फार्मूला जानते होंगे। तो सर तुम्हारे क्वेश्चन में कैसे रहेगा सर? तो ऐसे रहेगा, n1/n2, इसको क्या लिखेगा दोस्त? कॉसेक 4 थीटा 1 बाई कॉसेक 4 थीटा 2। यहाँ से आप ऐसे फाइंड कर सकते हो। क्या आपको यह पॉइंट समझ में आया? तो इस तरह से आपके मैथमेटिक्स क्वेश्चंस आएंगे एटॉमिक फिजिक्स से, तो आप इस तरह से फाइंड कर सकते हो। क्या आप सही बच्चे को यह पॉइंट समझ में आया है? अगर समझ में आया है तो अच्छी बात है। अब हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, बोर एटॉमिक मॉडल। जो हमारा 2 नंबर है, बोर एटॉमिक मॉडल। क्या आपने यह दोस्त यह पढ़ा है बोर एटॉमिक मॉडल? इसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है, पता है ना जी। वेलोसिटी भी सेम, ये सब आप फिगर कहीं देखे होंगे। इस तरह से यहाँ डिस्टेंस है तुम्हारा, क्या है? न्यूक्लियस। क्या यह पॉइंट आपको पता है? अभी जो भी है ये ओमेगा से रोटेट कर सकता है, क्योंकि यह हम सर्कल में रोटेट कर रहे हैं। तो आप बताओ, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ये है जो इलेक्ट्रॉन है, यह nth ऑर्बिट में मूव कर रहा है भाई, है ना। तो इसका जो डिफिनेशन है बहुत लंबा चौड़ा है, थोड़े वाले पार्ट पढ़ लेना है ना, क्योंकि मैथमेटिक्स से पढ़ना है। अब जो ये बोर क्वांटाइजेशन जो रूल होता है, बोर क्वांटाइजेशन रूल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम इन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल। तो आप सिंपल एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। तो यानी कि कहने का मतलब ये है। अब बताओ, बोर एटॉमिक मॉडल MVR इज इक्वल टू, अब ये बताओ NH/2 पाई, है ना। इस इक्वेशन से हम ऐसे कर सकते हैं। तो आपको अगर तुम जेई मेन का एग्जाम दे रहा है तो तुम रट लो फार्मूला को। इसी को तुम इक्वल में बोल सकता है सर L, और इसी को तुम बोल सकता है I। तो इस तरह से आप इस सारे फार्मूले को याद रखना है दोस्त। इस तरह से आपको सारे फार्मूलों को याद रखना है, यानी कि L बराबर NH/2 पाई, L बराबर NH/2 पाई, L इज इक्वल टू NH/2 पाई, NH/2 पाई MVR, और L इज इक्वल टू I ओमेगा। ये आपको कहाँ पढ़नी है सर? तो ये रोटेशन में पढ़नी है। तो देखो सारे फार्मूला कैसे रिलेटेड होते हैं, तो ये आपको यहाँ से सीखने को मिलेगा। तो इस तरह से हमने इस पॉइंट को सीखा। क्या आप सही बच्चे को समझ में आया है? आगे हम बढ़ते हैं। अगला आप एक फार्मूला याद रखें कि रेडियस इज इक्वल टू 0.53 इंटू n²/z एंगस्ट्रम। तुम्हें अगर एंगस्ट्रम से मीटर में चेंज करना होगा तो आप तो बेसिक क्वेश्चन है, एंगस्ट्रम को मीटर में या पिकोमीटर में चेंज करना होगा तो तुम पिकोमीटर होगा तो 10 के पावर -12। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन है, तो आप ये सब याद रख सकते हैं। आगे जो टाइम पीरियड होता है सर वो NQ/z² होता है, और जो फ्रीक्वेंसी होता है वो Z²/NQ होता है। तो ये कुछ फार्मूले हैं जो आप इसको याद रखें, बहुत ही काम का आएगा। जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, जितने भी कुछ भी आते हैं, वो सारे ये सब फार्मूले से आते हैं। सारे बच्चे आप इस सब फार्मूले को याद रखें। अब जो यहाँ पे जो n दिखता है, n क्या है भाई? ऑर्बिट नंबर है, या तुम बोल सकता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है दोस्त। तो इस तरह से आप सारे बच्चे याद रखें। z क्या है? हमारा एटॉमिक नंबर है, a हमारा वैल्यू है। समझ आ रहा है? तुम्हारे क्वेश्चन में कैसे आएंगे, तुम्हारे एग्जाम में
जो आर डायरेक्टली, सॉरी एक सेकेंड, आर इक्वल 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड ए होता है। तो बताओ रेडियस डायरेक्टली एन स्क्वायर बाई जेड हो गया कि नहीं हो गया? अगर तुमसे दो इक्वेशंस दिया गया है तो कैसे कर सकता है? R1 बाई R2 इज इक्वल टू N1 का स्क्वायर बाई Z1 डिवाइड, है ना, N2 का स्क्वायर बाई, अब Z2 पर मल्टीप्लाई हो जाएगा N1 का स्क्वायर बाई Z1 इंटू N2 का स्क्वायर इंटू Z2। तो इस तरह से आपके एग्जाम में इस तरह से इक्वेशंस आएंगे, तो आपको ये सारे इक्वेशंस को सॉल्व करने होंगे। और न्यूमेरिकल मैक्सिमम्स आते हैं तो आप फोकस कीजिए, आपको न्यूमेरिकल्स आने चाहिए, न्यूमेरिकल पे ज़्यादा फोकस तुम्हें करना है। क्या ये सारी पॉइंट दोस्त अगर आपको समझ में आई हैं तो आप एक बार ज़रूर देखें इसको। आगे स्पीड या ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन C/137 इंटू ZYN। क्या यह फार्मूला आपको पता है दोस्त? जो करंट होता है वो क्या होता है? अभी आपने एक फ्रीक्वेंसी का फार्मूला पढ़ा है, आपने अभी एक फार्मूला फ्रीक्वेंसी का फार्मूला पढ़ा है। तो जो करंट है वो फ्रीक्वेंसी के जो फार्मूला है उससे रिलेटेड कर देना। जो उसका फार्मूला होता है जेड स्क्वायर बाई एन क्यू, वो आप लिख सकते हो। अब आप बताइए कि सर मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला क्या होता है? सर मैग्नेटिक मोमेंट का आई होता है आई इंटू पाई आर स्क्वायर एन। तो आप यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट भी आप फाइंड कर सकते हो। मैग्नेटिक मोमेंट, क्या आपको ये सारे पॉइंट समझ में आया दोस्त? अब बताओ दोस्त कि अब तुमसे अगर तुम मैग्नेटिज्म पढ़ा है तब बोर मैग्नेटिज्म का फार्मूला क्या होता है? बोर मैग्नेटन NH/4 पाई एम, इसको बोलते हैं हम बोर मैग्नेटन। ठीक है। अब जो म्यू बी है वो डायरेक्टली किसके है? एन के है। यानी कि तुम्हारे एग्जाम में ऐसे आ सकता है, ऐसे। क्या आपको ऐसा मैथमेटिक्स समझ में आ रही है? अगर आपको ऐसा मैथमेटिक्स समझ में आ रही है तो बहुत बढ़िया बात है। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर तुमसे पूछा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड, एक और इक्वेशन है, तुमसे पूछा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड वो क्या होता है सर? ZQ/N5। तो ये सारे फार्मूलों को याद रखना है, यानी कि B1/V2 इज इक्वल टू Z1Q/N5 बाई Z2Q/N2। क्या लिख दिए यार? N5। तो इस तरह से तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हो। क्या आपको ये सब पॉइंट समझ में आ रही हैं? अगर आ रही हैं तो बहुत बढ़िया बात है। तो आप ये सारे पॉइंट को आप याद रखें। आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम फाइंड करेंगे एनर्जी ऑफ एन एर्थ इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी को सर हम ई से फॉर्मूला क्या होता है? -13.6 इंटू Z²/N²। तो इस तरह से आप एनर्जी भी निकाल सकते हैं। आपको बहुत सारा स्पेक्ट्रम पढ़ने होंगे, एनर्जी स्पेक्ट्रम इसी में पढ़ने होंगे। अब तुम्हें यहाँ क्या करनी है कि एन का वैल्यू पुट करनी है। अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन ना हो तो हम क्या लेंगे? किसको लेंगे दोस्त? तो हाइड्रोजन को लेंगे। अगर मेंशन है तो अच्छा बात है, अगर मेंशन नहीं है तो हम किसको लेंगे? हाइड्रोजन को लेंगे। और एन तुम्हारा ऑर्बिट नंबर है, एन का वैल्यू 1 2 3 4 डॉट ले सकते हो। पुट करो, खत्म कहानी। अब तुम्हें तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि सर ग्राउंड स्टेट क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट क्या होता है? ग्राउंड स्टेट में एन का वैल्यू 1 लेते हैं। एक्साइटेड मतलब ग्राउंड स्टेट से ऊपर जो जाता है ना भाई, जंप मारता है अपने से दूर, सुना रहा है? तो ग्राउंड स्टेट मतलब एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। मतलब आप ग्राउंड स्टेट को आप लोवेस्ट एनर्जी स्टेट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो आप? ग्राउंड स्टेट को लोवेस्ट एनर्जी स्टेट, यानी कि एन का वैल्यू आप वहाँ क्या करोगे? 1 लोगे। क्या आपको यह पॉइंट समझ में आया है? अगर समझ में आया तो अच्छी बात है। अब हम आगे पढ़ेंगे। तुमसे अगर पूछा जाए एक्साइटेड, क्या हुआ यार? तुमसे अगर पूछा जाए कि सर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगा? तुमसे अगर पूछा जाए
कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगा। तो क्या कुछ नहीं करना, जो पूछा जाए उसमें एक ऐड कर देना। तो जो पूछा जाए, क्या पूछा गया फर्स्ट, तो यानी कि सर 1 + 1 यानी कि आंसर 2। बोला गया है कि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, तो क्या हो जाएगा सर 2 + 1 3। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो एक्साइटेड स्टेट निकालने को। क्या आपको यह पॉइंट समझ में आया दोस्त? तो अब सिंपली आप ऐसे बना सकते हो। उसके बाद तुम इस तरह से ऑर्बिट नंबर बना सकते हो बहुत सारा, 1 2 3 सेम एज इन्फिनिटी। अब इसमें तुमसे पूछा जाए कि सर ग्राउंड स्टेट कौन है, ये तो सर न्यूक्लियस है, तो ग्राउंड स्टेट ये है हमारा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है, समझ में आ रहा है। इसी तरह सर हमारा इन्फिनिटिव। तो इस तरह से आप यहाँ फाइंड कर सकते हो। सबका आप एनर्जी निकाल सकते हो, तो वाइट से आप एनर्जी निकाल सकते हो, -13.6 × Z² से आप फाइंड कर सकते हो। तो इस तरह से हमने यह पॉइंट पढ़ा। एनर्जी का गैप कहाँ पे होता है भाई? एनर्जी गैप सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? ऊपर की ओर घटता रहता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप पॉइंट को याद रखना, कुछ करना नहीं है, वैल्यू पुट करना है ना। अब वैल्यू आ जाएगा। अगर बताओ -1 के लिए निकालना है तो -13.6 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन में कुछ मेंशन ना हो तो क्या लेंगे हम? हाइड्रोजन को लेंगे। तो इस तरह से हमने इसको पढ़ा। चलो, अब मान लो कि तुम्हारे क्वेश्चन में 2 ऑर्बिट दिया गया है। क्या दिया रहे? तुम्हारे क्वेश्चंस में 2 ऑर्बिट दिया रहे, तो सर आप निकाल सकते हो। तो लाइमन के लिए क्या करोगे हम? लाइमन को क्या होता है? अल्ट्रावायलेट बोलते हैं हम। अब इसका जो ग्राउंड स्टेट है जो N1 है वो क्या होगा? हमेशा 1 होगा। बट सर जो हमारा N2 है एक्साइटेड स्टेट है वो 2 3 ... इन्फिनिटी तक हो सकता है। लाइमन को हम बामर बोल सकते हैं, बामर को हम विजिबल बोल सकते हैं। लाइमन के बाद बामर होता है। इसका सर N1 का वैल्यू 2 लेंगे और N2 का वैल्यू 3 4 ... इन्फिनिटी लेंगे। क्या आपको ये सब पॉइंट समझ में आया है? तो एग्जाम में यही सब आते हैं। थर्ड हमारा है पास्चन। पास्चन को हम IR बोलते हैं। इसको सर हम बोल सकते हैं N1 में 3 और N2 में 4 5 ... इन्फिनिटी। तो इस तरह से हम अब एक कहाँ पुट करेंगे सर? तो एनर्जी का जो कुछ फॉर्मूला पूछे उसे पुट करें, -13.6 × Z² × 1/(N2 का स्क्वायर)। इसको आगे पीछे कर सकते हो तो निगेटिव हट जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो इस तरह से हमने इस फार्मूला को पढ़ा है। क्या आपको यह समझ में आया दोस्त? आगे हम पढ़ते हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन को सर हम H फ्रीक्वेंसी बोलते हैं या SC/λ बोलते हैं। इसको सर हम डेल्टा ई बोलते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि डेल्टा ई = SC/λ या H फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो सारे इक्वेशंस को आपको याद रखनी है, बहुत ईजी है। क्या सर डेल्टा ई है? डेल्टा ई को लिख सकते हैं हम E2 - E1। तो इस तरह से आप सारे पॉइंट को याद रखें। बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चंस है, तो आप ये सारे फार्मूला को आप याद रखें। क्या आप सभी बच्चों को समझ में आया है? आगे क्या होता है भाई? रीड पर 1/λ RZ² × 1/N1 का स्क्वायर -1/N2 का स्क्वायर। आप पुट करते रहें वैल्यू और यहाँ से फाइंड करते रहें। आप एक बात बताएं हमें, जो 1/λ है इसको हम क्या बोलेंगे? वेव नंबर। इसको क्या बोलेंगे दोस्त? वेव नंबर। तो इस तरह से आप सारे पॉइंटों को याद रख सकते हैं। बहुत ही आसान है, तो तुम निकाल सकता है। तुमसे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जेई मेन में आते हैं बहुत बार, लेमडा मैक्स और लेमडा मीन का रेशियो। लेमडा मैक्स और लेमडा मीन का रेशियो किसके लिए? तो सर लाइमन के लिए, बामर के लिए और पास्चन के लिए। लाइमन के लिए, बामर के लिए, पास्चन के लिए। सर तो जो लाइमन के लिए होता है 4/3, 9/5 या 16/7, ये तीनों का है। मैं तीनों का लिख दे रहा, टेंशन ना लेना। ये है सर लाइमन का, ये है सर बामर का, ये है हमारा पास्चन का। तो ये आप रट के रखें कि सर लेमडा मैक्स और लेमडा मीन का रेशियो यह होता है हमारा 4/3, 9/5, 16/7। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो।
बहुत ही आसान है दोस्त। माइनस 13.6 उसको इधर कर दी उधर कर दी, तो बेसिक क्वेश्चन है, तो आप याद रखें। क्या आप ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई मेन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या यह आपको सारे पॉइंट आपको क्लियर हैं बच्चे? आगे हम बढ़ते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है इनटू से n1, है ना, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होगा? या इफ एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम n2 टू n2 से n1, तो तुमसे पूछ सकता है कि सर नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस या डिफरेंट वेवलेंथ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो कुछ नहीं है, आप फार्मूला को याद रखें, आराम से बन सकता है n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1/2। इस तरह से आप नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस फाइंड कर सकते हो या नंबर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ फाइंड कर सकते हो। अगर तुमसे बोला जाए कि सर अगर कोई एक्साइटेड स्टेट nth ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, अगर कोई बोला जाएगा इफ कोई अगर nth ऑर्बिट से nth ऑर्बिट टू ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट के लिए सर n1 के वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आप पुट कर सकते हैं वहाँ पे nth ऑर्बिट मतलब n कर लेंगे, तो फाइनल ज़्यादा से कम पे आ रहा है, तो अब तुम यहाँ अगर तुम पुट करना तो तुम्हारा सर जो आंसर आ जाएगा n इंटू n माइनस 1/2। तो इसको तुम रट के रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हारे क्वेश्चन में अगर nth ऑर्बिट से अगर किसी को फेंका गया है तो आप दिस पुट कर सकते हो, n2 का वैल्यू n ले लेना है, n1 का वैल्यू 1 ले लेना है। तो अगर यहाँ 1 लेंगे तो ये कैंसिल हो गया, n-1 तो n इंटू n-1 आ गया ना जी। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। क्या आप सही बच्चे को समझ में आया? अगर n का वैल्यू अगर 3 है, एक मिनट देखो, अगर सर n का वैल्यू अगर n का वैल्यू 3 है तो सर क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 माइनस 1/2 यानी कि 3 इंटू 2/2, 2 से 2 कैंसिल यानी कि 3। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। बहुत ही अच्छा है, आप सही से अगर पढ़ोगे तो समझ में आएगा, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है बच्चे, सही से अगर पढ़ोगे तो। आगे हम पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, उसी को बोल सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी। अगला जो पार्ट है आयोनाइजेशन एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी। इसमें क्या होता है कि किसी भी एटम को बाहर निकालने में जो एनर्जी लगती है ना भाई, एनर्जी लगती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी। इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकाल देने में, इलेक्ट्रॉन लिखा है ना जी, इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालने में जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या आप सही बच्चे को समझ में आया है दोस्त? कुछ नहीं है। अर्थात अगर तुम n का वैल्यू अगर इन्फिनिटी पे रख दोगे तो क्या हो जाएगा? आप पुट कर सकते हो। सेम प्रोसेस आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, सेम प्रोसेस आयोनाइजेशन पोटेंशियल है। जो एनर्जी का तुम फार्मूला पढ़ा है सेम फार्मूला यही लगाना है। यहाँ सिर्फ क्या कर देना है? प्लस कर देना है 13.6 इंटू Z²। सिंपल ही है भाई। अगर तुम सही से पढ़ा है तो तुम्हें बिल्कुल समझ में आएगा। पोटेंशियल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको हमने पढ़ाया है। आगे अब भाई ये क्या है? एक्साइटेड एनर्जी। एक्साइटेड स्टेट या एक्साइटेड एनर्जी क्या है कि ग्राउंड स्टेट से किसी को एक्साइटेड स्टेट में ले जाना, ग्राउंड स्टेट से किसी को एक्साइटेड स्टेट में ले जाने में जो एनर्जी खपत होती है उसको जो हम क्या बोलते हैं? एक्साइटेड एनर्जी। ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ले जाने में जो एनर्जी लगती है उसको क्या बोलते हैं? एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेशन एनर्जी। ग्राउंड स्टेट से किसी भी एक्साइटेड स्टेट में ले जाने में जो एनर्जी लगती है उसको क्या बोलते हैं? एक्साइटेशन एनर्जी। तो इस तरह से आपको हमने
कुछ थ्योरियाँ पढ़ाए हैं, फार्मूला पढ़ाए हैं। अब आप यहाँ पे आपको कुछ रिलेशन सिखाते हैं कि सर सबका फार्मूला क्या होता है, किस में क्या होता है रिलेशन, पोटेंशियल एनर्जी फलना क्या होता है। देखो ध्यान से, अगर ये बताओ टोटल एनर्जी, पहला फार्मूला है हमारा टोटल एनर्जी। आपने शुरू में पढ़ा है कि -13.6 इंटू Z²/n², फर्स्ट फार्मूला हमारा। सेकेंड, तुमसे पूछ सकता है कि सर पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू, आप हमें बता सकते हैं कि सर यहाँ पे क्या आएगा, कुछ नहीं, यहाँ पे सर टोटल एनर्जी लिख देना, हो गया हमारा आंसर। तुमसे पूछ सकता है काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, कोई बता सकता है कोई। अब यहाँ पे कुछ नहीं, निगेटिव आगे लगा देना है, टोटल एनर्जी में क्या लगा देना है, आगे निगेटिव लगा देना है, हो गया तुम्हारा आंसर। तो इस तरह से हमने सारे पॉइंट को आपको बारीकी से समझाया है दोस्त। एक फार्मूला यहाँ है, एक फार्मूला यहाँ है, एक फार्मूला यहाँ है। एटॉमिक फिजिक्स इतना ही है, इसके बाहर कुछ नहीं आता है। उसके बाद एक सीरीज लिमिट आती है, लाइमन, बामर, पास्चन, ये सब का क्या आता है, सीरीज लिमिट। सीरीज लिमिट रिमेंबर कर लेना है तुमको। उसके बाद तुम्हें कुछ प्रूफ है, तो प्रूफ आपको क्या क्या याद करना है। पहला है रदरफोर्ड मॉडल, सेकंड है हमारा बोर्ड्स मॉडल, ये दोनों को एकदम रट जाना है। उसके बाद इसका प्रूफ आता है, रेडियस फाइंड करने को आता है। उसके बाद जो चौथा है एनर्जी। इस तरह का ये सब क्या है, प्रूफ बोलेंगे कि जो फार्मूला हमने पढ़ा है वो सबको एनर्जी वाला -13.6 जो आया उसको आप कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो ये आप प्रूव कर सकते हैं, आप स्पेशल क्लास में पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से हमने पढ़ा एटॉमिक फिजिक्स। तो इस तरह से दोस्त हमने एटॉमिक फिजिक्स को कवर किया है। तो ये अब हम नेक्स्ट चैप्टर के बढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या क्या बोलते हैं हम यार, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस। तो सारे बच्चे ध्यान देंगे, क्या आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हैं? अगर क्लियर है तो बहुत बढ़िया। अब सारे बच्चे अब हेडिंग मारिए ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस। अब आप सारे बच्चे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस हेडिंग मारेंगे। अब हम वो पढ़ेंगे। क्या आप सही बच्चे को ये पॉइंट क्लियर है? शुरू करें। अब आप सारे बच्चे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर 2, हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा एटॉमिक फिजिक्स। अब हम इंटर कर रहे हैं चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 का नाम है एटॉमिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या इसी को बोल सकते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस। बहुत ही आसान है। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले, सर इसमें हम एक पॉइंट है लाइट। लाइट क्या होता है? सर ये स्मॉल फोटोन, छोटे छोटे फोटोन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे फोटोन से मिलकर बने होते हैं, वो क्या कहलाता है? लाइट कहलाता है। पूछेगा कि लाइट क्या होता है, तो भाई सर लाइट होता है जो किससे बने होते हैं, तो सर आप बोल सकते हो कि छोटे छोटे फोटोन से बन सकते हैं। तुमसे बोल सकता है कि एनर्जी ऑफ वन फोटोन क्या है, तुमसे बोल सकता है एनर्जी ऑफ वन फोटोन, तो कुछ नहीं है, Sc/λ। एक फोटोन के लिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? Sc/λ। सिंपल सी आप याद कर सकते हो, या एच फ्रीक्वेंसी, बेसिक अपने अभी जस्ट आपको हमने पीछे पढ़ाया है। तो इस तरह से आप इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। अब तुमसे पूछ सकता है कि मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन, तुमसे बोल सकता है दोस्त कि मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या हो सकता है? ई जो है P है मोमेंटम, तो H/λ, तो यानी कि सर ले सकते हो λ बराबर H/P। अब तुमसे एक नीट का क्वेश्चन हम अभी करवाते, एक क्वेश्चन पूछा था कि सर λ और मोमेंटम का ग्राफ बताओ। आपको मैंने पढ़ाया है कि सर अगर एक दूसरे के अगर इन्वर्सल रिलेशन होता है तो ग्राफ कैसा होता है? सिंपल सी ऐसी बात। तो इस तरह से आप बना सकते हो, अगर एक दूसरे के इन्वर्सल रिलेशन होता है तो क्या हो जाएगा? सिंपल सा एक क्वेश्चन नीट का है। क्या आपको यह पॉइंट समझ में आया है? नीट 2022 का क्वेश्चन है, वेरी इजी भाई, बहुत आसान है। अगर आप सही से पढ़ोगे तो आप आराम से क्वेश्चंस कर सकते हो। मैं आप नवीन बत्रा से पढ़ रहे हो,
है ना। तो इस तरह से जिस तरह से मैं जूते बदलता ना डिफरेंट आप मुझे देखे होगे, उस तरह यार एकदम तरीका से मैं फिजिक्स को सॉल्व करता। तो इस तरह से आपको हमने ये कुछ पढ़ाया है। क्या सारे बच्चों को यह पॉइंट क्लियर है दोस्त? अगर क्लियर है तो अच्छी बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप सारे बच्चे हेडिंग मारिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सेकेंड पॉइंट इंटेंसिटी लाइट, एनर्जी पर यूनिट एरिया लिख देते हैं, ऐसा ज़्यादा ठीक रहेगा। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर टाइम। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर टाइम, पर सेकेंड बोल सकते हैं, बात एक ही है। पर सेकेंड लो लिख देते हैं, पर आप क्या बोल सकते हैं? पर सेकेंड। अब बताओ, अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एनर्जी एरिया टाइम लिखा हुआ है यहाँ पे, एनर्जी एरिया और टाइम। तो यहाँ पे लिख सकते हो ना यार, एनर्जी बाई एरिया इंटू टाइम। और एनर्जी बाई टाइम क्या होता है? एनर्जी बाई टाइम क्या होता है? वाट होता है। और एरिया का क्या होता है भाई? मीटर स्क्वायर होता है। तो सर इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या हो गया कि वाट पर मीटर स्क्वायर। एक हो गया वाट। तो इस तरह से हमने इंटेंसिटी को फाइंड किया। अगर तुमसे अगर क्वेश्चन आ जाए, अच्छा पावर क्या होता है? ये है ना यार, पावर एनर्जी बाई टाइम, यही तो होता है वाट। समझ आ रहा कुछ? मेरी बेसिक बात समझ में आया? अब हम आगे बढ़ते हैं। तुमसे अगर क्वेश्चन आ जाए ऑब्जेक्टिव में, अगर तुम्हारा सर इंटेंसिटी ज़्यादा है तो एनर्जी भी मोर होगा, तो उतना ही ज़्यादा फोटोन कमिंग आएगा। यानी कि कहने का मतलब हमारा ये है कि तुम्हारे पास सर अगर मोर फोटोन होगा, सॉरी मोर इंटेंसिटी होगा, तो क्या होगा? मोर एनर्जी होगा और मोर फोटोन कमी होगा। जितना ज़्यादा एनर्जी होगा उतना ही तुम्हारे पास फोटोन इंटर करेंगे, मतलब आएंगे तुम्हारे पास। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पॉइंट को आपको रट के रखना है कि जितना ज़्यादा तुम्हारा इंटेंसिटी होगा उतना ही ज़्यादा एनर्जी होगा, उतना ही तुम्हारा फोटोन तुम्हारे पास आएगा। तो इस तरह से आप ये सारे पॉइंट को याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब तुमसे ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि जो एक फोटोन से कितने इलेक्ट्रॉन इमिट कर सकते हैं। जो वन इलेक्ट्रॉन है, वन जो फोटोन है वो कितने इलेक्ट्रॉन इमिट कर सकते हैं? एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन इमिट कर सकता है। वन जो फोटोन है, एक सेकेंड, वन जो फोटोन है वन इलेक्ट्रॉन इमिट करता है। वन फोटोन कितने इलेक्ट्रॉन? वन इलेक्ट्रॉन इमिट करता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही आ सकते हैं आपके एग्जाम में, तो आप यहाँ से सोल्व कर सकते हो। क्या आपको समझ में आया? अब ऑब्जेक्टिव में तो समझ सकता है जो लाइट जो आती है भाई, वो हमें दिखती तो नहीं है, लेकिन तब भी उसको साइंटिस्ट ने डेवलप किया, सोचा, थिंकिंग पावर, तब भी कुछ ना कुछ समय लगता है। वो समय क्या लगता है? 10 के पावर -9 सेकेंड, यानी कि उसको आप बोल सकते हो नैनो सेकेंड। इतना स्पीड से हमारा जो ट्रेवल्स होता है भाई, इमिट करता है, हमारा इलेक्ट्रॉन इमिट करता है भाई, इलेक्ट्रॉन इमिट करता है। जो समय ना के बराबर लगता है, इसको लिख सकता है इसमें यह इलेक्ट्रॉन इमिट करता है। ठीक है, समय ना के बराबर लगता है, लेकिन हम समय तब भी हमने लिया 10 के पावर -9 सेकेंड, यानी कि इसको आप नैनो सेकेंड बोल सकते हैं। तो इस तरह से हमने एक ऑब्जेक्टिव हमने फाइंड किया। आगे अगला हेडिंग आप सही बच्चे मार सकते हैं, वर्क फंक्शन। आगे आप सारे बच्चे हेडिंग मार सकते हो वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को हम 5 बोल सकते हैं यार। यहाँ भाई क्या है कि कुएं से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो हमारा मिनिमम एनर्जी लगता है, मिनिमम एनर्जी मीन्स 5, है ना। एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो मिनिमम एनर्जी लगता है, मिनिमम एनर्जी मतलब 5, मिनिमम एनर्जी जो लगता है उसको क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन बोलते हैं। वर्क फंक्शन जो होता है सर, उसको हम फार्मूला हो सकता है SC/λ0 या H फ्रीक्वेंसी नॉट, जिसमें सब मिनिमम लगेगा, वेवलेस सब। क्या आपका वर्क फंक्शन पॉइंट समझ में आया दोस्त? मिनिमम एनर्जी
आगे एक सेकेंड, जो केमैक्स इजिकल टू ई माइनस ई नॉट, इसी को हम 5 बोल सकते हैं। अब केमैक्स को ले सकते हैं ई इंटू वी नॉट, एच फ्रिक्वेंसी माइनस एच फ्रिक्वेंसी नॉट, ई इंटू वी नॉट इजिकल टू एस सी बाई लेमडा माइनस एस सी बाई लेमडा नॉट। इसी को तुम बोल सकता है ना यार, यहाँ से फ्रिक्वेंसी कॉमन एच कॉमन ले लेगा तो यहाँ से तुम एस सी 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट। तो इस तरह से आगे हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं। यहाँ से अगर तुमको भी निकालना है तो एच बाई ई फ्रिक्वेंसी माइनस फ्रिक्वेंसी नॉट या एच सी बाई ई 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट आप फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो वी नॉट है इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो वेरी इजी, बहुत ही आसान है अगर तुम सही से पढ़ते हो दोस्त, बहुत से आप देख सकते हो। हमने कुछ नहीं किया कि के मैक्स इज इक्वल टू ई माइनस ई नॉट किया, हमने के मैक्स को ई इंटू वी नॉट लिखते हैं और ई को एस सी वाई लेमडा, ई नॉट को एस सी वाई लेमडा नॉट। हमने क्या किया कि एस सी कॉमन ले लिया है 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट, उसी को हम सेम प्रोसेस से चेंज किए हैं कि फ्रिक्वेंसी में तो एस सी कॉमन लिए फ्रिक्वेंसी माइनस फ्रिक्वेंसी नॉट, सी बाई लेमडा को क्या बोलते हैं फ्रिक्वेंसी, तो एच बाई समझ आ रहा है, एच को हमने एच कॉमन ले लिया है फ्रिक्वेंसी माइनस फ्रिक्वेंसी नॉट, उसके बाद फ्रिक्वेंसी को सी वाई लेमडा, तो सर हमने यहाँ से एस सी कॉमन ले लिया है तो 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट, हमने क्या किया इलेक्ट्रॉन को डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से हमने केमैक्स के से डिटेल उससे हम अध्ययन किया यहाँ पे, केमैक्स का हिंट लेकर हम लोग क्या किए यार यहाँ पे हिंट किए। तो हम लोग वर्क फंक्शन भी पढ़े, हम इस दिस इक्वेशंस को भी पढ़े, इस दिस इक्वेशंस कैसे कैसे आता है आप यहाँ पे सारे ऑब्जेक्टिव में पढ़े। क्या आपको समझ में आया दोस्त? अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो ऑब्जेक्टिव में आएंगे वो हम पढ़ेंगे। आप जो इंटेंसिटी के बारे में पढ़े, मोर एनर्जी मोर फोटोन कमिंग है ना, सॉरी कमिंग है ना, यह जो है डजंट डिपेंड वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी, डिपेंड किस पे करेगा? तो सर यह डिपेंड इलेक्ट्रॉन पे करेगा या फ्रीक्वेंसी पे नहीं करेगा, समझ रहा है? नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यह डजंट डिपेंड, समझ रहा है? इंटेंसिटी इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है लेकिन इलेक्ट्रॉन फ्रीक्वेंसी और इस पे डिपेंड ना करता है। अब बताओ जो हमारा केमैक्स है वो डिपेंड करेगा, अभी जस्ट आपने पढ़ा कि सर फ्रीक्वेंसी और लेमडा पे डिपेंड करता, बट डजंट डिपेंड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये ऑब्जेक्टिव बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी बच्चे इस ऑब्जेक्टिव को एकदम रट के रखें, याद कर रखें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी बच्चे इसको याद रखें। सुनारा कुछ बहुत ही आसान है। आगे आपने जो वर्क फंक्शन पढ़ा एच फ्रीक्वेंसी नोट या एस सी वाई लेमडा नोट, ये आपने पढ़ा, अभी जस्ट पढ़ा। तुमसे एग्जाम में आ सकता है कि बताओ जी किसका फ्रीक्वेंसी बड़ा होता है, किसका वेवलेंथ बड़ा होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव आप ये सब याद रखें, बहुत ही इलेक्ट्रॉन इमिट करने के लिए आपको ये सब बातें याद रखना है। ये कब करना है आपको, ये कब आएगा तो इलेक्ट्रॉन इमिट करने के लिए, ये सब तभी ये पॉसिबल है, ये सारे पॉइंट पे इमिट पॉसिबल हो सकता है। तो इस तरह से हमने ये सारे पॉइंट को पढ़ा। क्या आपको यह पॉइंट याद आया? अब इसी से आप थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इसका जो नाम है, इसका नाम है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इसका नाम है अरे भाई इसका नाम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह से सब में मिनिमम लगता है, इस तरह से आप याद रख सकते हो। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू कितना मीटर, 10 के पावर माइनस 10 मीटर। तो ये सब पॉइंट को आप याद रखें, बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में काम आएंगे। अब जो वर्क फंक्शन है, ये जो वर्क फंक्शन है वो डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी नोट के है, इन्वर्सली है हमारा लेमडा नोट के है। तुमसे अगर ग्राफ पूछा जाएगा कि बताओ जी किसका काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी, एक क्वेश्चन हम देते हैं तुम्हारे एग्जाम में काइनेटिक एनर्जी और वर्क फंक्शन का ग्राफ पूछा है तुमसे, ऐसा दिया है, सॉरी ये वर्क फंक्शन 1 है, वर्क फंक्शन 2 है, वर्क फंक्शन 3 है, यहाँ पे ए नहीं है जी,
ये नहीं है, यहाँ पे लेमडा है। आप हमें बताइए कि किसका वर्क फंक्शन बना है, सब मेटल्स है। सॉरी हमने गलत बनाया, यहाँ फ्रीक्वेंसी नोट है, फ्रीक्वेंसी नोट 1, फ्रीक्वेंसी नोट 2, फ्रीक्वेंसी नोट 3। आप हमें बताइए कि किसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, सिंपल सी आप हमें बता सकते हैं। ये हमारा फ्रीक्वेंसी, आपने पढ़ा है कि सर जो फ्रीक्वेंसी जो हो है वो वर्क फंक्शन के नियर में है, इसके नियर में ये है, यानी कि सर इसका जो आंसर है। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव बना सकते हो, कुछ नहीं है, हमने कुछ ना करा। काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ पूछा गया है। अब बताओ फ्रीक्वेंसी को तुम बोल सकता है ना जी 1 बाई लेमडा नॉट 1, इसको बोल सकता है 1 बाई लेमडा 2 नॉट, इसको बोल सकता है 1 बाई लेमडा नॉट 3, आप बोल सकते हो। तो आप इस तरह से आप थर्ड का आप बढ़ा सकते हो। कारण है कि सर हमने पढ़ाया है कि डायरेक्टली है, जो जितना पास होगा उतना ही ज़्यादा होगा, जितना दूर समझ आ रहा है वैसी बात। तो आप इस तरह से आप बना सकते हो, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन तुमसे एक और ग्राफ पूछा जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी और लेमडा ग्राफ बताओ। अब बताओ, हमने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी इन्वर्सली होता है, एस सी बाई लेमडा होता है ना जी। तो काइनेटिक एनर्जी इन्वर्सली हो गया लेमडा के। आपको हमने पढ़ाया है कि अगर ए बढ़ेगा तो ए घटेगा, इन्वर्सली कोई तो ऐसा ग्राफ है क्या। ये सारे पॉइंट को आप सही बच्चे को यह पॉइंट समझ में आया कि हमने कैसे कैसे क्वेश्चन को फटाफट कर रहा। अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, तुम निकाल सकता है। अगला क्वेश्चन है कि जो नेगेटिव पोटेंशियल है भाई, उसको सर हम बोल सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। नेगेटिव पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। तो इस तरह से आप सारे पॉइंट को याद रखें। आगे हम बढ़ते हैं। अब तुमसे कुछ ग्राफ हो सकता है कि फोटो करंट और इंटेंसिटी का ग्राफ बताइए। फोटो करंट डायरेक्टली होता है, फोटो करंट डायरेक्टली होता है इंटेंसिटी। तुमसे ग्राफ भी आ सकता है दोस्त। सॉरी, ठीक से बना रहे हैं। अब तुमसे करंट और पोटेंशियल का ग्राफ हो सकता है। इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है। अभी जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल है यहाँ पे ना, ये क्या है V नॉट। अब तुमसे अब बताइए इसका ग्राफ क्या होगा। इधर तुम्हारा है, तुम्हारा इधर क्या है माइनस V नॉट। अब इसका ग्राफ पूछेगा, क्या करना है। इस तरह से गलती हो गया, इस तरह से आप बना सकते हो, सही से अपना बना लेना। अब ऐसी 3 रहेगा, समझ रहा। तुमसे पूछ सकता है कि बताओ किसका वो बड़ा है, करंट बड़ा है। तो भाई इंटेंसिटी ज़्यादा तो करंट ज़्यादा, तो ये किसके पास में ये है, इंटेंसिटी ज़्यादा तो करंट ज़्यादा, तो यानी कि सर I3 ज़्यादा हो जाएगा I2 से। तो इस तरह से आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, तो आप यहाँ से बना सकते हो। क्या आप सारे बच्चों को यह पॉइंट समझ में आया। अब तुमसे अगर फोटो करंट और इंटेंसिटी का ग्राफ पूछेगा, फोटो करंट और इंटेंसिटी का ग्राफ पूछेगा, फोटो करंट और इंटेंसिटी का ग्राफ पूछेगा, तो देख सकते हो क्योंकि दोनों डायरेक्टली है इसलिए हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया। तो इस तरह से हमने ये सारे पॉइंट को हमने पढ़ा है। तो मुझे आशा होगा कि आप सारे बच्चे इस पॉइंट को समझ रहे होंगे। आगे आप सभी बच्चे हेडिंग मारे हैं डी ब्रॉगली वेव या मैटर वेव। लेमडा बराबर h/p, h/√2m के को हम क्यूबी भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से आपको डी ब्रॉगली इक्वेशंस का भी क्वेश्चंस आएगा तो आप याद कर सकते हो। और तुम्हें सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए तुमसे पूछा जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेमडा, तो हो जाएगा 12.27/√v।
तो ये आप डायरेक्ट याद ही रखें, बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। मुझे ऐसा होगा कि यह सभी पॉइंट आपको पॉइंट समझ में आ रही होंगी। अब बताइए जो ये डी ब्रोगली जो वेव है, ये डी ब्रोगली वेव कब होता है, ये कब पॉसिबल है? पॉसिबल है सर जब पार्टिकल मोशन में हो। अगर सर पार्टिकल रेस्ट में होगा तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव आप याद कर सकते हो, आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। तो डी ब्रोगली वेव या मैटर वेव, डी ब्रोगली पॉसिबल तभी होता है जब यह इसका जब पार्टिकल होता है मोशन में होता है। अगर यह रेस्ट में होगा तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। क्या आप सही बच्चे को याद आ रहा है? तो इस तरह से हमने इस सारे पॉइंट को पढ़ा। तो इस तरह से हमने फोटो इलेक्ट्रिक के बारे में डिटेल में अध्ययन किया है। सारे इस चैप्टर को भी हमने ख़त्म किया। क्या आप सही बच्चे को कोई दिक्कत? बहुत ही आसान था, हमने इस चैप्टर को ख़त्म किया है। कितना डिटेल में समझा, इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आएंगे। बस थ्योरी है, एक बार आप रीड मार लेना है, बस इतना ही आपके एग्ज़ाम में आएंगे और कुछ नहीं आएंगे। क्या आप सही बच्चे को मेरी बात समझ में आया है? आगे अब आप थर्ड चैप्टर जो न्यूक्लियाई एंड रेडियो एक्टिविटी एंड रेडियो एक्टिविटी, थर्ड चैप्टर। अगर आप पार्ट 2 पार्ट 1 नहीं पढ़े हैं तो आप पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ सकते हैं। अब हम न्यूक्लियाई एंड रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा, बहुत ही कम समय में मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। सबसे पहले आप हमें बताएं जो न्यूक्लियस है, ये है जो न्यूक्लियस। इसके बाद इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो न्यूक्लियस में होते हैं सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। यहाँ पे सर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। क्या आपको पता है ऐसा बेसिक बात? अब जो न्यूक्लियस बने होते हैं वो किससे बने होते हैं? तो मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। क्या आपको ये बेसिक बात पता है? अब जो ये जेड है, जो जेड को बोलते हैं सर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास पता होगा जो पावर में होते हैं, ठीक है। अब आप हमें बताइए फटाफट आइसोबार। सर आइसोबार में मास है, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, पहला पॉइंट। सेकंड है आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स में क्या होगा? एटॉमिक मास डिफरेंट, एटॉमिक नंबर सेम। आइसोटॉप्स डिफरेंट बिटवीन आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स। आइसोटॉप्स में सर एटॉमिक मास, आइसोटॉप्स में एटॉमिक मास डिफरेंट होंगे, एटॉमिक नंबर सेम होंगे। आइसोबार में मास सेम होंगे और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होंगे। क्या आपको ये सब पॉइंट समझ में आया दोस्त? आगे थर्ड है हमारा पार्ट कि आइसोटोन्स क्या होता है। इसमें सर हमारा न्यूट्रॉन सेम होगा। क्या होगा? न्यूट्रॉन सेम होगा, बट जेड डिफरेंट। तो इस तरह से हमने पढ़ा आइसोबार्स, आइसोटॉप्स और आइसोटोन्स के बारे में। कि सर आइसोबार क्या होता है? सर तो आइसोबार में सर एटॉमिक मास सेम होते हैं बट हमारा एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। क्या हमने सही बोला? आइसोबार सेम नंबर ऑफ एटॉमिक मासेस, एटॉमिक नंबर डिफरेंट। आइसोटॉप्स एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट। थर्ड पार्ट है हमारा आइसोटोन्स, न्यूट्रॉन सेम बट जेड डिफरेंट। तो हमने इस तरह से सर हमने तीनों के बारे में पढ़ा। जैसे में आप हमें बताइए, हमारा सर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 1 2, हाइड्रोजन 3 और एक हमारा हाइड्रोजन 1। अब बताइए सर क्या यह तीनों, ये जो तुमको तीनों दिखता है 1 1 1, ये क्या है जी? एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर सेम कहाँ होता है? आइसोटॉप्स में होता है। सबका देखो मास डिफरेंट है, तो किसको फॉलो करता है? तो सर यह फॉलो करता है आइसोटॉप्स को। तो इस तरह से आपको हमने ये पॉइंट को समझाया। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू समथिंग। तो इस तरह से सारे पॉइंट को भी पता रखनी है तुम्हें। आगे हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर रेडियस।
क्या होता है जी, R बराबर आर नॉट इंटू 1⁻⁰ ये क्या है, एटॉमिक मास है। ये वैल्यू दिया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट काट देना है। तो जैसे मैं तुम्हारे पास एल्यूमिनियम लिखा रहा है, एल्यूमिनियम का क्या होता है, 13 होता है, 27 होता है। आप यहाँ पे फाइंड कर सकता है तुम्हारे क्वेश्चन। तो आर नॉट इंटू 27 का होल पावर 1/3। आप बताओ 27 को आप क्या ले सकते हो? क्या आप सही बच्चे बता सकते हो कि 27 को आप क्या ले सकते हो? 27 का 1/3 है, इसका आप निकाल सकते हो ना भाई। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आप बता सकते हो? आप आर नोट है, आप इसको आर नोट को 1.2, इसको 1.2 फर्मी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1.2 फर्मी, 1.2 फर्मी। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो, कुछ नहीं है। अब आराम से फाइंड कीजिएगा, जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो आंसर आएगा 3.6 फर्मी। मीटर में चेंज करना हो तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे अब जो न्यूक्लियस का जो डेंसिटी होता है ना यार, जो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस होता है, अब यह किस पे डिपेंड करता है? या क्या एटॉमिक मास पे डिपेंड करता है सर? तो यह एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं करता है। डजंट डिपेंड्स ऑन एटॉमिक मास, डजंट डिपेंड ऑन एटॉमिक मास। यह एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं करता है। ऑल न्यूक्लियाई हैव सेम डेंसिटी, सारे है ना, ऑल न्यूक्लियाई हैव सेम डेंसिटी। सबका क्या होता है भाई? ये आप लिख सकते हो इंडिपेंडेंट, यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल न्यूक्लियाई सेम डेंसिटी। तो इस तरह से सब पॉइंट को याद रखें। ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आएंगे। तो आप ऑब्जेक्टिव देखो, सबसे पहली बात, ऑब्जेक्टिव कहीं से आते नहीं हैं, ऑब्जेक्टिव यहीं से आते हैं। आपको आप सही से डिटेल में पढ़े नहीं होते, इसलिए तुम्हें हार्ड लगता है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव यहीं से आते हैं। अगर तुम सही से डिटेल में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो ऑटोमेटिक सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है दोस्त। पॉइंट समझ में आया? अब तुम्हें सॉल्व करके दिखा दें इंडिपेंडेंट ऑफ आइए आपको हम प्रूफ भी करके दिखाते हैं। देखो अब बताओ डेंसिटी वाला फॉर्मूला क्या होता है दोस्त? मास बाई वॉल्यूम। अब मास वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। अब बताओ मास है 4/3 पाई, आर को क्या ले सकेगा? आर नॉट इंटू 1⁻⁰। क्या आप ऐसे लिख सकते हो? नहीं। अब ये जो 1⁻⁰ है इसको अब यहाँ से हटाएगा, इसको लिख सकते हैं। अब बताओ क्या करेंगे आप? अब इसको अगर हटाना है तो क्या करेंगे दोस्त? यहाँ पे हम क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, उतना ही डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से आप यहाँ से तो क्या आ जाएगा? यहाँ से एम ए आ जाएगा, आर नोट का क्यू आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया इंडिपेंडेंट ऑफ ए। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो डेंसिटी डजंट डिपेंड ऑन। अब आगे बताइए, जो न्यूक्लियर जो फोर्स होता है उसके जो बीच में जो उतना स्ट्रॉन्ग क्यों होता है? जो न्यूक्लियर फोर्स है, जो न्यूक्लियर फोर्स है, इसके बीच में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं बहुत ही स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं। कारण है स्ट्रांगली बॉन्डेड क्यों होता है भाई? जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियर के अंदर बांधे हुए होते हैं, है ना, क्यों होते हैं स्ट्रांगली बॉन्डेड या अट्रैक्टिव फोर्सेस? कारण है कि सर रीजन शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। दोनों के बीच में जो गैप होता है बहुत ही कम होता है। बात सही है, जिसके बीच में गैप कम होगा तो क्या होगा? अपने में एक दूसरे को बांध के रखता है। दोनों के बीच जो डिस्टेंस होता है जो 10⁻10 फर्मी होता है। जो शॉर्ट रेंज होता है डिस्टेंस कितना होता है भाई? 10 फर्मी। डिस्टेंस कितना होता है? बट ये नेग्लिजिबल है। ये क्या है? नेग्लिजिबल, ठीक है। तो इस तरह से हम न्यूक्लियर फोर्स के बारे में इस पॉइंट को समझे। क्या आपको यह पॉइंट समझ में आया? आप हमें बता सकते हैं सबसे ज़्यादा कौन सा फोर्स होता है? न्यूक्लियर फोर्स, कूलम्ब फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये आप ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखें। सबसे वाला न्यूक्लियर फोर्स, कूलम्ब फोर्स, उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये आप ऑब्जेक्टिव याद रख सकते हैं। तो आप ऑब्जेक्टिव आप इस पॉइंट को याद रखें।
अब जो न्यूक्लियर फोर्स कहाँ कहाँ लगता है, न्यूक्लियर फोर्स किसके किसके बीच में लगता है? तो सर जो न्यूक्लियर फोर्स है, जो न्यूक्लियर फोर्स है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में। तो ये पॉइंट को आप याद रखें कि न्यूक्लियर फोर्स कहाँ कहाँ लगता है, तो प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अब आप बता सकते हैं जिस प्रकार कूलम्ब फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स का मैथमेटिकल होता है, उस तरह न्यूक्लियर फोर्स नहीं होता है। जिस तरह से कूलम्ब फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका क्या होता है भाई, मैथमेटिकल होता है, मैथमेटिकल। बट न्यूक्लियर फोर्स का मैथमेटिकल नहीं होता है। इसके लिए मैथमेटिकल होता है, बट इसके लिए मैथमेटिकल्स फॉर्म नहीं फॉर्म करता है। क्या आपको यह पॉइंट समझ में आया दोस्त? तो आप इस तरह से आप इस सारे पॉइंट को याद रख सकते हो। अब जो इसके बीच में जो बाइंडिंग एनर्जी जो होता है उसका रेंज क्या है, तो 30 से 170, 170 बाइंडिंग एनर्जी इसका होता है 13 एंगस्ट्रॉम, 30 से 170 के बीच में। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। फोर्स का फॉर्मूला पता होगा, सॉरी, फोर्स का फॉर्मूला माइनस dy/dr, पोटेंशियल फोर्स में रिलेशन। तो आप इस तरह से आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो कब क्या बड़ा होगा, कब रिपल्सिव होगा, कब अट्रैक्टिव होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो। अब आगे, अब आप 2 पॉइंट और पढ़ना है भाई इसमें। पहला है हमारा मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट को हम डेल्टा एम से डिनोट करते हैं। सबसे पहले क्या है कि इसमें एक न्यूक्लियस है, जिसको हम एक क्या है, न्यूक्लियस। अब ये जो ब्रेक होता है, या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन में ब्रेक होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में ब्रेक हुआ। ये हमारा प्रोटॉन है, ये हमारा न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन को क्या ले सकता है, एटॉमिक माइनस जेड। प्रोटॉन में क्या ले सकता है, सिंपल सा पी। आगे तुम जेड मल्टीप्लाई कर दो एटॉमिक नंबर में, इसको जेड मल्टीप्लाई कर दो, आगे आप जेड मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एटॉमिक नंबर भी होना चाहिए भाई। तो यानी कि इसको क्या लिखेगा, जेड पी प्लस जेड इंटू ए माइनस जेड। तो देखो क्या आप ऐसे कर सकते दोस्त? हाँ, सब में क्या करो, गलती लिख दिया, सॉरी, यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन ना, मास ऑफ ए माइनस जेड। तो इस तरह से गलती लिखा, सॉरी, अरे एक सेकेंड, ऐसे नहीं, मास ऑफ एन है ना, यहाँ पे मास ऑफ न्यूट्रॉन, यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन, और जेड से मल्टीप्लाई कर देना है। और उसके बाद क्या है, लास्ट में क्या करना कि न्यूक्लियस को क्या कर देना, न्यूक्लियस को जो मास होगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देना, वो हमारा क्या हो जाएगा। तो सिंपल से तुम याद कर सकते हो एक लाइन में, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन। हम इसको आपको ठीक से लिख सकते हैं, डेल्टा एम इज इक्वल टू जेड एम पी प्लस एक सेकेंड, इसको हटाओ, ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस कैपिटल एम। तो आप इस तरह से आप बाइंडिंग एनर्जी फाइंड कर सकते हो। क्या आप सही बच्चे को यह पॉइंट समझ में आया है? अगर यह पॉइंट समझ में आया तो अच्छी बात है। तो इस तरह से आप मास डिफेक्ट निकाल सकते हो। अगर तुमसे पूछा जाए बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी कुछ नहीं करना है दोस्त, कि जो डेल्टा एम तुम्हारा आया है उसमें सी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देना, बस खत्म कहानी। इस तरह से आप तुम बाइंडिंग एनर्जी भी फाइंड कर सकते हो। क्या आप सही बच्चों को यह पॉइंट समझ में आया है?
आ गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो एक ग्राफ है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का, जो बहुत ही ग्राफ है, और एटॉमिक मास का जो ग्राफ है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त, आपको इसको पढ़ना है, ठीक है ना। सॉरी, सही से बना लेना है, देख लेना है ना। तो इस तरह से आप, जो हमारा रेंज है वो 30 से लेकर 170 के बीच में है, ठीक है ना। अब फ्यूजन और फिजन क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है, फिजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप एक ग्राफ याद रखना है, उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्यूजन और फिजन के बारे में। फ्यूजन क्या होता है कि छोटे छोटे मिलके बड़ा बनता है, और ये बड़ा ब्रेक होता है छोटे छोटे में। तो यह डिफरेंस है फ्यूजन और फ्यूजन में। क्या आपको यह पहले समझ में आया है? फ्यूजन किसे कहते हैं, फ्यूजन किसे कहते हैं, आपका बेसिक क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। फ्यूजन क्या होता है कि छोटे न्यूक्लियस, फ्यूजन छोटे न्यूक्लियस आपस में क्या करते हैं, ऐड करते हैं ना, और एक बड़े न्यूक्लियस ब्रेक होते हैं छोटे छोटे पार्ट में, उसको बोलते हैं फ्यूजन। तो डिफरेंस बिटवीन फ्यूजन एंड फिजन, फ्यूजन सर बड़े पार्टिकल जो न्यूक्लियस होते हैं वो छोटे छोटे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जबकि सर फ्यूजन होते हैं वो छोटे छोटे न्यूक्लियस बड़े पार्टिकल में बनते हैं। तो यह डिफरेंस आप याद कर सकते हो। क्या आपको यह पॉइंट समझ आया? प्रोटॉन 5 हाइड्रोजन, इसका सर बाइंडिंग एनर्जी 0 होता है, या प्रोटॉन भी 0 होता है, सिंपल सी बात है। प्रोटॉन इसका सब बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, 0। हाइड्रोजन का क्या होता है, 0। इसका सर न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन भी इसका 0 हो जाएगा, 1 - 1 0। तो इस तरह से तुम ऑब्जेक्टिव यहाँ से याद कर सकते हो। उसको शायद आपके एग्जाम में रेडियो एक्टिविटी कट चुका है, पढ़ लेना है, ऐसा तो कुछ है नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं, कटा हुआ है, लेकिन देख लो, अपना पढ़ लेना। A0 × e⁻ λt, सेम प्रोसेस एक्टिविटी, ये सब डिक के सब पढ़ लेना। क्या पढ़ा है यार, हाफ लाइफ 0.693 y के, ये सब बेसिक है, यहाँ वो नहीं रहेगा और देख लेना, है ना। तो इस तरह से हमने न्यूक्लियाई पढ़ा, न्यूक्लियाई रेडियो एक्टिव पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे 4th पार्ट, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल, सब पढ़ लीजिएगा, है ना, घर पे। अब हम दोस्त पढ़ेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम। बड़ा आराम समझेंगे, ध्यान से समझना है आप सभी को। हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर डिवाइस, 4th पार्ट। अब हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर। थ्योरी रिलेटेड है भाई, अगर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है तो यह चैप्टर बहुत ही इकदार है आपके लिए। ये 4th चैप्टर है। तो हमने जो बच्चे 3 चैप्टर नहीं देखे हैं, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियाई, फोटो इलेक्ट्रिक के बारे में, तो आप पीछे जाके देख सकते हैं, है ना। और जो बच्चे ये देख रहे हैं तो आप यह बात कर सकते हैं। बड़ा आराम है, आप सही से पॉइंट को समझ के पढ़ें। आप हमें बताइए, जो ये सेमीकंडक्टर में जो एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसे चेंज होता है? जो सेमीकंडक्टर में जो एनर्जी बैंड जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे चेंज होता है? चेंज कैसे होता है? तो सर यह डोपिंग करने से चेंज होता है। डोपिंग करने से क्या होता है? एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर चेंज होता है। आपको इसी में पढ़नी है एन टाइप, इसी में पढ़नी है एन टाइप, इसी में पढ़नी है आपको, इसी पार्ट में आपको पढ़ना है पी टाइप, इसी में कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, सब इसी पार्ट में पढ़ना है। तो बड़ा ध्यान से समझना है। पहला तो हम एक ग्राफ बनाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करंट और वोल्टेज का। IV कैरेक्टर ऑफ सिलिकॉन डायोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
IV करेक्टर, IV सिलिकॉन डायोड। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, एकदम ध्यान से पढ़ना है। ये कुछ ग्राफ है आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, बड़ा आराम से बनाना है आपको, ध्यान से इस तरह से आपको इस ग्राफ को बनाना है। ठीक है दोस्त, अब ये ग्राफ आपको एकदम ठीक से बुक से देख के बनाना है, बस आपको हमने थोड़ा सा बता दिया है। आगे जो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 इंटू मोबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स में आएंगे। ठीक है ना, अब जो मोबिलिटी होता है वो क्या होता है सर, डिविजिबिलिटी और एनर्जी का डिवाइड होता है, तो VD इज इक्वल टू लिख सकते हैं म्यू इंटू ई। तो इस तरह से आप यह पॉइंट को याद कर सकते हैं। इधर हमारा सर रिवर्स बायस होता है, इधर हमारा सर फॉरवर्ड बायस होता है। सिंपल सी बात है, ऐसे तुमको दिखता होगा फॉरवर्ड मतलब बढ़ना, रिवर्स मतलब घटना, सिंपल सी आप यहाँ से देख सकते हो। तो इस तरह से आप पॉइंट को याद रखें। जो रिवर्स बायस है, जो रिवर्स बायस है, ये जो रिवर्स बायस है इसमें सर रेसिस्टेंस क्या होता है, कम, लो। जो फॉरवर्ड बायस होता है इसमें रेसिस्टेंस क्या होता है, हाई। तो आपको रिवर्स बायस में रेसिस्टेंस लो होता है, गलती बोल दिया यार, फॉरवर्ड उल्टा बोल दिया, सॉरी। फॉरवर्ड में लो होता है, यहाँ क्या होता है, हाई होता है। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में रेसिस्टेंस कम होता है, फॉरवर्ड बायस में रेसिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, जबकि रिवर्स बायस में रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो इस तरह से आप एक पॉइंट को याद रखें। R इज इक्वल टू, बेसिक क्वेश्चन आपको पता होगा, इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे डेल्टा V बटा डेल्टा है। तो इस तरह से आप यह फार्मूला को आप याद कर सकते हो। अब AC और आउटपुट से आगे पढ़ेंगे। अब जो ये सब कुछ डॉपिंग, जो लेड है, LED है, ये सब तो ये आपके एग्जाम में कट चुका है, लेकिन एक बार बोर्ड के लिए देख लेना यार, है ना। IIT में आ रहा है बट बोर्ड में कटा हुआ है, तो एक बार आप जरूर इसको देखें, है ना। सबसे पहले तुम्हारे पास ऑब्जेक्टिव आएंगे, कौन कौन रिवर्स बायस है, कौन कौन फॉरवर्ड बायस है और कौन कौन अनबायस है। सबसे पहले जेनर, एवलांच और फोटो। जेनर, एवलांच और फोटो, ये जो डायोड होते हैं, ये कौन सा डायोड होते हैं सर, यह हमारा रिवर्स बायस होता है। ये कौन सा बायस होते हैं, तो ये सर हमारा रिवर्स बायस है। तो ये ऑब्जेक्टिव आप याद रखें कि जेनर, एवलांच और फोटो ये कौन सा बायस है, तो रिवर्स है। सर जो LED है, LED जो बल्ब आपके घर में जलता है, वो है फॉरवर्ड बायस। कौन सा बायस है, फॉरवर्ड बायस है। सोलर सेल है जो आपको दिखता होगा, सोलर सेल, वो क्या है, अनबायस। तो इस तरह से आप ये ऑब्जेक्टिव के लिए आप यहां से याद कर सकते हो। क्या आपको याद रहेगा दोस्त? अगर तुम्हारा रेजिस्टेंस 0 है तो वह सिंपल वायर की तरह काम करेगा, या आइडियल वायर बोल सकते हो। अगर तुम्हारा जो रेजिस्टेंस है, आइडियल वायर रेजिस्टेंस अगर तुम्हारा 0 है तो सिंपल वायर की तरह बिहेव करेगा, यानी कि आइडियल वायर, है ना। लेकिन अगर तुम्हारा रेजिस्टेंस इन्फिनिटिव है, अब जो अगर ये करेगा तो ये कहाँ होगा, तो ये फॉरवर्ड बायस में होगा, सिंपल सी बात है। अगर तुम्हारा ओपन वायर है तो रिवर्स बायस में होगा। तो ये आप ऑब्जेक्टिव याद रख सकते हो। उसके बाद रेक्टिफायर, AC से DC, है ना। तो रेक्टिफायर भाई इसमें 2 ग्राफ होंगे, पहला AC और DC का। कुछ नहीं करना है, 2 ग्राफ बनाना है, एक बार ऐसे
बना दे। इस तरह से आपने अपने एग्जाम में देखा होगा। अब बताओ कौन किसका है, कौन इनपुट के लिए है, कौन आउटपुट के लिए है। आप एक सेकेंड, सॉरी, आराम से बना दो, रुक जाए एक मिनट। दो तरह के होते हैं रेक्टिफायर, पहला होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। अब बताइए हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर में एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है, तो किसके लिए सर चाहिए आपको, है ना। तो आपको किसके लिए चाहिए आप हमें बताइए। एक ऐसा ऐसा, जबकि फुल वेव की बात आए जाए तो ये सब ऊपर वाला जो है ना, ये इनपुट के लिए है और यह आउटपुट के लिए है। तो सेम आप कर सकते हो इसके लिए भी, ये हमारा इनपुट के लिए है। बट अगर तुम्हारा आउटपुट चाहिए तो क्या करेगा, आउटपुट के लिए आपस में चिपक कर, ठीक है। तो इस तरह से आप यह फिगर हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर के लिए इनपुट और आउटपुट के लिए बना सकते हो। और ये है किसका, तो भाई तुमको पता होगा ई और टी के लिए। थर्ड है जो आपको पढ़ना तो नहीं है लेकिन हम पढ़ा देते हैं आपको, ब्रिज डायल। थर्ड है हमारा ब्रिज, उसका भी ग्राफ यही होता है, दो दो चिपका कर। तो इस तरह से हमने ग्राफ पढ़ा। आप आराम से बुक खोलकर इसका रिपेल फैक्टर सबका ठीक से पढ़ लेना है, ठीक है दोस्त। आपसे अब कुछ थ्योरियां हैं जो क्या क्या आएंगी, अब आपको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। ये मैक्सिमम थ्योरी आएंगे, तो क्या क्या आएंगे भाई, तो पहले ध्यान समझो, सब बुक से लिख लेना है। एन एंड पी टाइप आपके एग्जाम में आएंगे। फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, ये सब थ्योरी आएंगे। रेक्टिफायर लिखने के लिए आएंगे। हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर आपके एग्जाम में लिखने को आएंगे। तो ये सारे कुछ थ्योरी आएंगे। किसे कहते हैं कंडक्शन बैंड, किसे कहते हैं वैलेंस बैंड, ये सब आपके एग्जाम में थ्योरी आएंगे। क्या आपको यह पॉइंट समझ में आया। कुछ ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, किसका बैंड गैप कहाँ होता है, तो इस तरह से आप सारे पढ़ सकते हो, ठीक है दोस्त। बाकी कुछ नहीं है। बाकी तो आप एक ग्राफ वाला है, 3 ग्राफ होते हैं ना, ये वाला थोड़ा सा आप देख लीजिएगा इसको। आप किसी के का हाइट कम होता है, एक का हाइट नीचे होता है, और एक ये है। तो इस तरह से आप सारे इक्वेशंस को आप देख सकते हो, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से हमने आज क्लास ख़त्म किया है। मुझे आशा होगा कि आप सभी बच्चे को समझ में आया होगा। मॉडर्न फिजिक्स हमने प्योर मॉडर्न फिजिक्स ख़त्म किया है, ठीक है दोस्त। तो आप सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो मॉडर्न फिजिक्स हमने कंप्लीट किया, ठीक है दोस्त। आगे आपको इस चैनल पे सारे कुछ मिलते रहेंगे क्लासेस, है ना। तो आप सही से पढ़िएगा। थैंक यू। बीपीएससी, IIT स्पेशलिस्ट, ठीक है दोस्त। तो आप लास्ट अटेम्प्ट को चैनल को सब्सक्राइब ना, ऑफलाइन सेंटर बिहार जहानाबाद। तो आप इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।